हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज स्टार्ट हमने की है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो बच्चन सिंह द्वारा रचित है। सो इत सो इस इतिहास को हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा हो तो, जिसमें हमने बात की है। सबसे पहले हमने बच्चन सिंह जी के बारे में उनके सामान्य परिचय की बात की। फिर उनके द्वारा जो साहित्य है, जो भी उन्होंने साहित्य में योगदान दिया है, उस सब की बात की हमने। साथ में हमने उनका इतिहास दृष्टि और आलोचना दृष्टि, इन सब बिंदुओं पर बात करते हुए हम उनके जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, हम उसकी भूमिका देखी हमने। भूमिका के बाद हमने नामकरण और काल विभाजन देख लिया। ठीक है। आज हम उनका जो अपभ्रंश काल है, जिस जो हमारा हिंदी साहित्य में आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसे बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा है। तो आज हम आदिकाल या बच्चन सिंह की भाषा में अपभ्रंश काल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो बच्चन जी हैं वो हिंदी भाषा, जाति और साहित्य की बात करते हैं। ठीक है, कि क्या हिंदी भाषा है और क्या हिंदी जाति है और क्या हिंदी साहित्य है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आइए हम देखते हैं। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है या कोई भी कुछ भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी लाभ मिले। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आज हम अपभ्रंश काल की बात करेंगे, जिसमें हिंदी भाषा, जाति और साहित्य ही पहला टॉपिक है। ठीक है। हमने कल ही नामकरण में और काल विभाजन में देखा हुआ था कि अपभ्रंश काल में जो बच्चन जी हैं, उन्होंने वो बनाई हैं, 4 टॉपिक बनाए हुए हैं, जिसमें हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि। ठीक है। तो सबसे पहले वो हिंदी भाषा की बात करेंगे। हिंदी भाषा के बाद फिर अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, यानी जो अपभ्रंश जो हिंदी है, अपभ्रंश भाषा में कौन कौन सा काव्य रचा गया है। फिर श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, इसमें उन्होंने रासो काव्य को लिया हुआ है। फिर जो हमारा प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि हैं, यानी जो देसी भाषाओं के कवि हैं, जिसमें आपके अमीर खुसरो आएंगे और विद्यापति आएंगे, तो वो सब उन्होंने प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि में लिया हुआ है। ठीक है। तो आज हम उनके पहले टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। ठीक। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों थोड़ा मेहनत लगता है, क्योंकि किताब से, देखिए सबके पास किताबें नहीं हो पाती। अगर मैं किताब से भी पढ़ाऊँगा तो वो बहुत छोटा पॉइंट होगा। तो इसीलिए मैं पहले पीडीएफ बनाता हूँ, फिर पीडीएफ के बाद पूरा पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद फिर मुझे जो जो इम्पोर्टेंट पंक्ति लगती है और जो परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं वो पंक्ति हाईलाइट करता हूँ। और तो आपका कर्तव्य भी इतना बनता है कि जो पंक्ति हाईलाइट या मैं बोलूँ कि ये महत्वपूर्ण है, तो उसे आप किसी अपनी कॉपी पर लिखिए, क्योंकि हूबहू वही पंक्ति कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आई हुई होगी या जिसकी आने की संभावना हो। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। ठीक है। यानी देखिए, सबसे पहले बच्चन जी क्या कहते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, सबसे पहले तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। ठीक है। यानी जैसे जैसे जो आर्य भाषाओं का उदय होता है, वैसे वैसे हिंदी की जातियों का भी उदय होता है। ठीक। विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीत रिवाज, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो उठती हैं। भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबंध होना अनिवार्य है। ठीक है। बच्चन जी बता रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबंध होना आवश्यक है। ठीक है। क्योंकि हमारा भारत के बारे में आपको इतना तो पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो विविधताएं पाई गई हैं वो हमारे ही देश में हैं। ठीक है। तो आइए देखिए, पर उसका जोर अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। ठीक।
नेक्स्ट देखिए कि हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है। ठीक है, यानी जो हिंदी है वो हिंदी की विशेषताएं बताते हुए बच्चन जी कहते हैं कि हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है। तो वो दो बातें कौन सी हैं? तो सबसे पहले है क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। ठीक है, यानी हिंदी की वो दो विशेषताएं बताते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो दो अर्थों में भिन्न है, क्योंकि अन्य भाषाओं से इसमें दो विशेषताएं अलग पाई जाती हैं। एक है इसमें क्षेत्रीयता के संदर्भ में और एक है भाषा समुच्चय के अर्थ में। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं आइए हम देखते हैं आगे। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय है। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी भाषा को देखोगे तो वो एक क्षेत्रीय है, लेकिन जो हिंदी है वो कई क्षेत्रों में बोली जाती है, जिसमें यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे, सॉरी, अगर आप नॉर्थ की बात करोगे तो नॉर्थ में जैसे जो हमारे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, जिन्हें हम हिंदी पट्टी क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे रामविलास शर्मा जी जब जाति की संज्ञा संज्ञा देते हैं, हिंदी जाति की संज्ञा देते हैं, तो उसमें हिंदी पट्टी यही आ जाती है। ठीक है, यानी यही जो 5-6 हमारे राज्य हैं वो समुच्चय बनाते हैं, ठीक, क्षेत्रीयता का। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है तो हिंदी प्रदेश अनेक भाषाओं और बोलियों, राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि का समुच्चय है। पंडित बारानिकोव इसे भाषा व्यवस्था कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत, प्राकृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा पड़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जाति भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आप हिंदी भाषा की बात करोगे तो आपको हिंदी भाषा के बारे में इतना तो पता ही होगा कि सबसे पहले जो हिंदी भाषा है उसका उद्गम संस्कृत से होता है। तो पहले संस्कृत थी, संस्कृत से फिर जब थोड़ा सरल हुई तो वो प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से अवहट्ट बनी, इसी प्रकार से अवहट्ट बनी पहले, फिर अपभ्रंश बनी। और जब अपभ्रंश के बाद जो आज जो हम आधुनिक जो भाषाएं बोलते हैं अपनी, उनमें से ही सब सारी भाषाएं निकली हुई हैं। ठीक है, जिन्हें हम आर्य भाषाएं कहते हैं वो इसी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। ठीक, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे, किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। ठीक है, आज भी आप अगर भाषा विज्ञान में बात करोगे तो हम देखते हैं कि जो हमारी हिंदी या जो राजस्थानी या जो भी हमारी भाषाएं हैं वो अपभ्रंश से निकली हुई हैं, लेकिन जो बच्चन जी हैं वो कह रहे हैं कि अब तक यही धारणा थी कि हिंदी बांग्ला सभी अपभ्रंश से निकली हुई है, लेकिन अब ये मान्यता खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। ठीक, अब देखिए जो बात शुक्ल जी कह रहे थे अपने इतिहास में, वही बात जो बच्चन जी हैं वो भी उठाते हैं कि हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक निरंतन्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। ठीक, बच्चन जी कहते हैं कि जो अपभ्रंश साहित्य है उसे हम हिंदी का साहित्य नहीं मान सकते, लेकिन जब हम अपनी परंपरा को दिखाना चाहेंगे तो उसमें हमें पढ़ना वो अवश्य पड़ेगा। ठीक है, हमें अपनी परंपरा को निरंतर रूप से दिखाने के लिए अपभ्रंश के साहित्य को भी समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न बन जाता है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्रश्न देखो तो इसी लाइन में एक प्रश्न आपको बन जाएगा कि क्या बच्चन जी ने अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी साहित्य में सम्मिलित किया है, हाँ या नहीं?
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अपभ्रंश के साहित्य को बच्चन जी हिंदी का साहित्य नहीं मानते हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक हमारा निरंतर निरंतर है उसे दिखाने के लिए वो अवश्य से पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए कहते हैं। ठीक। और नेक्स्ट देखिए कि हिंदी जैसा कहा जा चुका है, कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है। ठीक है, अगर आप हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में कई भाषाएं हैं, उन भाषाओं में कई बोलियां हैं। ठीक है, इन बोलियों और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे अलग अलग हैं, फिर भी वे शब्द समूह, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान के वैविध्य में भी जातीय एक सूत्रता से जुड़ी हुई हैं। अवधी भाषा भाषी ब्रजी समझ लेता है और ब्रज भाषा भाषी अवधी साहित्य। ठीक। मैथिली साहित्य भी ब्रजवासियों और अवध निवासियों को समझ में आ जाता है। ब्रज भाषा भाषी अवधी में लिख सकता है और अवधी क्षेत्र में रहने वाला ब्रजी में लिख रहा है। ठीक है, यानी जो बच्चन जी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हिंदी में जो अलग अलग भाषाएं हैं, जो बोली हैं, उन्हें एक दूसरे क्षेत्र का लोग नहीं समझ सकता। अगर कोई अवधि क्षेत्र में रह रहा है, अगर वो ब्रज भाषा उसके सामने बोलिएगा तो वो ब्रज भी समझ सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई ब्रज में है और वो अवधि में बोलना चाह रहा है या लिखना चाह रहा है तो वो उसमें आराम से लिख सकता है। ठीक, इतनी भी उसमें कठिनाई नहीं है। वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि तुलसीदास ने तो समान अधिकार से अवधि और ब्रजी दोनों में लिखा है। ठीक। अगर आप तुलसीदास जी के बारे में ही बात कर लीजिए, अगर आप तुलसीदास जी की रचनाएं देखिए तो उन्होंने एक तरफ अवधि में रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की है, तो वहीं उन्होंने ब्रज भाषा में भी कई रचनाएं की हुई हैं। एक समय तो ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी। हिमाचल से विदर्भ और राजस्थान से असम तक यदि उसमें गद्य लिखा जाता रहा होता तो खड़ी बोली का स्थान वही लेती। ठीक। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, जो बच्चन जी हैं वो कह रहे हैं कि एक समय तक जो ब्रज भाषा है उसका ही बोलबाला था, चाहे आप हिमाचल से लेकर राजस्थान असम तक वो पूरे संपूर्ण जो हिंदी पट्टी क्षेत्र है उसमें फैली हुई थी नॉर्थ में। यदि उसमें गद्य लिखा जाता रहा होता तो खड़ी बोली का स्थान वही लेती। आज प्रत्येक भाषा भाषी क्षेत्र में खड़ी बोली साहित्य, संस्कृत, शिक्षा, पत्रकारिता, विचार विनिमय, राजकाज का माध्यम स्वीकृत हो चुकी है। इससे इसकी जातीयता स्वतः सिद्ध होती है। ठीक। यानी आज जब हम हिंदी की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से हम खड़ी बोली को वरीयता देते हैं। ठीक। लेकिन इतिहास पर जोर देने वाले रूसी लेखक भी जब यह कहते हुए देखे जाते हैं कि हिंदी भाषा भाषियों की कोई निश्चित जातीय चेतना नहीं है तो आश्चर्य होता है। कुद्रेयावत्सेव ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात, ये पुस्तक दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है किसी एग्जाम में देकर कि ये हिंदी के संबंध में या ये पुस्तक किसकी है। ठीक। तो उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है, जैसा उदाहरण के लिए तमिलों या गुजरातियों के मामले में है। यद्यपि यह इलाका और उसकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों से आपस में बंधे हुए हैं। रूसी लेखिका ओस्कोलकोवा हिंदुस्तानियों को एक जाति समूह मानती हैं। उनके मतानुसार ये लोग ऐतिहासिक विकास की विलक्षणता और दीर्घकालीन औपनिवेशिक दासत्व के कारण एक स्थिर जाति समुदाय का निर्माण नहीं कर पाए हैं। बारानिकोव का मत भी यही है। ठीक। यानी जो विदेशी लोग हैं जिसमें रूसी कई लेखक हैं, उनका मानना है कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं वह एक जाति समूह है, लेकिन इनकी जो सांस्कृतिक जो इनकी ऐतिहासिक कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसमें औपनिवेशिक दासत्व मान लीजिए, यानी जो अंग्रेजों का शासन रहा, इस वजह से ये एक नहीं हो पाए हैं। ठीक। यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश की जातीयता को तमिलनाडु और बंगाल की जातीयता के समकक्ष देखना चाहेगा तो वह ऐतिहासिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर बने बनाए सिद्धांत खोजने का प्रयत्न करेगा। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अंध प्रदेशवाद से ग्रस्त हैं। यदि हिंदुस्तान की जातीयता उसी तरह की होती तो राष्ट्रीय एकता क्षतिग्रस्त हो उठती। यह वह केंद्र है जिस पर राष्ट्रीय एकता निर्भर करती है। इसके अंतर्विरोध इसे प्रदेशवादी नहीं होने देते। इसकी सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता की इसकी जातीय विशेषताएं हैं।
विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध यह जाति निरंतर वीरतापूर्वक लड़ती रही है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुकुट इसी जाति के माथे पर बंधता है। ठीक है, तो ये जो सभी बातें कह रहे हैं जो बच्चन जी, ये सभी हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कह रहे हैं, जो अभी हमने 4-5 जो राज्य देखे हुए हैं नॉर्थ के, इन्हीं के संबंध में, और यही हिंदी का मुख्य रूप से क्षेत्र है। तो भक्ति आंदोलन अपने अंतर विरोधों के बावजूद सामंतवाद के विरुद्ध इतने प्रखर रूप से इसी क्षेत्र में उदित हुआ है। ठीक है, यानी अगर आप कोई भी बड़ा आंदोलन देख लीजिए, जैसे 1857 की क्रांति है जो प्रथम औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध में पनपा पहला आंदोलन है, वो सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, वो भी हिंदी क्षेत्र में होता है। अगर आप भक्ति आंदोलन की बात करो तो वो भी हिंदी क्षेत्र में ही उत्पन्न होता है, पर आर्थिक दृष्टि से यह हिंदी के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। ठीक है, साथ में बच्चन सिंह जी कहते हैं अगर हम आर्थिक दृष्टि की बात करें तो यही हमारे जो हिंदी पट्टी है यह आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। जातिवाद का बंधन बहुत कम शिथिल हुआ है। इन व्यवधानों के हटते ही इसकी जातीयता की भूमिका अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। आगे देखिए, प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। ठीक है दोस्तों, ये प्रादेशिकता क्या है, तो ये एक तरीके से मान लीजिए जो क्षेत्रीय भावना होती है, जिसे आजकल क्षेत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है, कि आप वर्तमान में देख सकते हो जैसे कि हम राजस्थान वाले या हम यूपी वाले, या ऐसी जो भावना है, जो संकीर्ण भावना है, जो किसी भी देश को या किसी भी राज्य को कमजोर करती है, किसी भी समाज को, क्योंकि ये समाज की कमजोरी ही मानी जाती है। क्योंकि अगर एक समाज में हम रह रहे हैं तो हम पूरे भारत देश को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ तो जो नारा है वो चलता भी है, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रादेशिकता की भावना है वह नहीं देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, और संयोग से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रादेशिकता की भावना है वो हर छात्र में देखने को मिलेगी, कि हम यूपी से हैं, हम राजस्थान से हैं, कि हम पूर्वांचल से हैं। तो क्या कर सकते हैं। 9वीं शताब्दी के अंत में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है, यानी जो राजशेखर हैं इन्हें आप काव्य शास्त्र में पढ़ते होंगे, उनकी पुस्तक भी है काव्य मीमांसा, ध्यान रखिएगा। गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक रचते हैं। अवंतिका, पारयात्र और दसपुर आदि प्रदेशों के कवि भूत भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं, और मध्य देश के कवि यो मध्य मध्येश निवसति स कवि सर्वभाषा निषेध। उसे किसी भाषा विशेष में रुचि नहीं है, वह सभी भाषाओं में समान रुचि रखता है। मध्य देश की माटी का ही गुण है कि वह अपने लोगों को उदार बना देती है। यानी जो मध्य देश है, जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, जो यही हिंदी पट्टी वाला इलाका, तो जो बच्चन जी हैं वो कहते हैं कि इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वही ऐसी है कि यह यहाँ के लोगों को उदार बना देती है। ठीक, संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया था। विधानतः भूत भाषा के कवि बिट बहेलिया आदि के बीच बैठते थे, अतः ऐसे कवियों की भाषा जन भाषा हो सकती है। किंतु उत्तर भारत, जो सामान्यतः हिंदुस्तान भी कहा जाता रहा होगा, की लोक भाषा 11, 12, 13वीं शताब्दी में हिंदवी, हिंदवी या हिंदी कही जाती थी। इन शब्दों का प्रयोग मुसलमानों ने किया है। अब दोस्तों देखिए, 11वीं 13वीं शताब्दी के अगर आप देखोगे इस टाइम पीरियड को, तो ये वो टाइम पीरियड है जो आदिकाल का बिल्कुल अंतिम सीमा वाला पीरियड है, और इसमें जो 3 शब्द आए हुए हैं हिंदी के लिए, हिंदवी, हिंदवी और हिंदी, जो बच्चन जी के अनुसार जो मुसलमान हैं उनके द्वारा ये शब्द प्रयोग किए गए थे। ठीक, देखिए, हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास 1049 में मिलता है। ठीक, यानी जो हिंदवी शब्द का पहले सर्वप्रथम प्रयोग है वो अबू सईद के फारसी इतिहास में हमें देखने को मिलता है। उसने महमूद गजनवी के चंदिल दुर्ग कालिंजर के घेरे का उल्लेख किया है। गजनवी ने 1020 में कालिंजर पर घेरा डाला था। सईद के अनुसार
कालिंजर के दुर्गाधिकारी नंद ने महमूद की प्रशंसा में लुगात ए हिंदवी में एक कविता लिखी थी। लुगात ए हिंदवी का अर्थ है हिंदवी शब्द, पर यह हिंदवी क्या है, संस्कृत और अपभ्रंश के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। इसे बुंदेलखंडी का पुराना रूप माना जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, खेद है कि उपर्युक्त कविता अप्राप्य है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध जीवनी लेखक ओफी 13वीं शताब्दी ने बताया है कि लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि मूसद सलमान जो संवत 150 ने हिंदी या हिंदी में एक दीवान लिखा था। संभवतः यह लाहौरी बोली में लिखा गया होगा। अमीर खुसरो 1253 से 1325 भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये मैंने पहले से बोल्ड भी कर रखा है कि जो अमीर खुसरो हैं उनका टाइम पीरियड 1253 से 1325 के आसपास है। उन्होंने भी हिंदवी शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तुर्क हिंदुस्तानियों मन हिंदवी बोए जवाब, यानी ये उन्होंने इस जो पंक्ति है इसमें उन्होंने हिंदवी शब्द यूज किया हुआ है। यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। यहाँ पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है, बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। ठीक, यानी जो बच्चन जी हैं वो कहते हैं कि जो हिंदवी है, हिंदवी से ही बाद में हिंदी बनी हुई है। और जो हिंदी है यानी अमीर खुसरो का अगर आप रहने की वो बात करोगे तो वो दिल्ली के आसपास ही रहते थे। अब आगे देखिए, हिंदी का इतिहास भी कम लंबा और रोचक नहीं है। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। हिंद के निवासियों को इकबाल ने हिंदी कहा है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर आप जो इकबाल हैं, जो एक पाकिस्तानी शायर थे, तो उस समय तो पाकिस्तान नहीं ही था। तो जब वो कहते हैं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, स्पष्ट है कि हिंद से हिंदी बना, पर हिंद का इतिहास भी अंधकार के गर्त में छिपा हुआ है। यह प्रश्न कि यह शब्द कब और कहां से आया, कैसे बना और किनके द्वारा प्रयुक्त हुआ, आज भी समाधान की अपेक्षा रखता है। इसके संबंध में दो मत प्रचलित हैं, प्राचीनतावादी पंडितों का मत और भाषा वैज्ञानिकों का मत। पहला मत हिंदी या हिंद को संस्कृत सिद्ध कर देता है, मेरु तंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा है। ठीक, तो देखिए, जो हिंद या हिंदी जो शब्द हैं इनका आरंभ या इनके इनकी उत्पत्ति की बात, जो अर्थ है वो बच्चन जी कैसे बताते हैं कि जो सबसे पहले जो हिंदू शब्द का अगर आप संस्कृत के हिसाब से देखोगे तो वो मेरु तंत्र नामक एक संस्कृत ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म प्रलोभ पारो जायन्ते चक्रवर्तिनः हीनश्च दूष्यत्वेव हिंदुरेत्युच्यते प्रिय। अर्थात हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला और हीन का अर्थ म्लेच्छ है। यानी जो इस दोहे में जो प्रयोग हिंदू शब्द है उसका अर्थ क्या आया है, तो हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला और हीन का अर्थ म्लेच्छ है। और म्लेच्छ आप समझते होंगे, म्लेच्छानुक्रांत संस्कृति जो शंकराचार्य कहते हैं, म्लेच्छ यहाँ पे मुसलमानों के लिए शब्द यूज किया गया है। ठीक, यानी जो आक्रमणकारी थे उनके लिए। मेरु तंत्र सांप्रदायिक ग्रंथ मालूम पड़ता है और यूरोप वासियों के यहाँ आने पर लिखा गया। इसमें एक स्थान पर फिरंगी शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः इसकी प्रमाणिकता स्वतः खंडित हो जाती है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया है कि हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान सम्राट दारा के अभिलेखों अवेस्ता ग्रंथ बेनदाद आदि में हुआ है। ठीक, यानी एक तरफ तो हमने जो भारतीय संस्कृति है यानी जो भारतीय संस्कृत है उसमें हमने हिंद शब्द का वो उल्लेख देख लिया, लेकिन जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं ऐतिहासिकता के आधार पर कि यह शब्द हमें सबसे पहले ईरान के सम्राट दारा के अभिलेखों में मिलता है। अभिलेखों में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के अर्थ में है। ठीक है, यानी जो ईरान के सम्राट के जो अभिलेख मिलते हैं वहां पर जो हिंद शब्द का अर्थ है उसका अर्थ है भारतवर्ष। बेनदाद में हत हिंदू सप्त सिंधु अनेक पवित्र स्थानों में एक स्थान है।
प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंदुस, हिंदू, हिंदो, हिंद या भारत के अर्थ में प्रयुक्त है। हिंदू का ओ लुप्त होकर हिंद रह गया, इसी से बना हिंदी। ठीक, यानी जो भाषा वैज्ञानिक हैं वह मानते हैं कि हिंदू का पहले ऊ लुप्त हुआ, तो फिर बना शब्द हिंद, और हिंद बनने के बाद इसी से बना हिंदी। भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ईरानी में स ध्वनि नहीं होती और न महाप्राण ध्वनियां ही मिलती हैं। सिंधु देश और सिंधु नदी के संपर्क में आने पर ईरानियों के यहाँ स का ह और घ का द हो गया। रामविलास शर्मा ने इस पर आपत्ति की है। हिंदी शब्द कैसे बना, इस बारे में प्रचलित मान्यता यह है कि ईरान के लोग सिंधु या सिंध को सिंध कहते थे और वहाँ के निवासियों को हिंदू, हिंदू या हिंदी कहने लगे। स का उच्चारण करने में उन्हें कुछ कठिनाई होती होगी, इसीलिए उन्होंने स की जगह ह कहना शुरू किया। लेकिन फारसी में साल, सादगी, साज, सागर आदि 2500 शब्द हैं जिनमें ईरानियों को स का उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होती। यही नहीं, उनके क्रियात्मक शब्द भी ऐसे बहुत से हैं जो स से शुरू होते हैं, जैसे साज दीन यानी बनाना, सखन तोलना इत्यादि। इसमें ईरानियों ने स के स्थान पर ह का उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझा। तो यहाँ पे जो बच्चन सिंह हैं वह पहले प्रश्न उठाते हैं कि जो भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि जो ईरान में जो स का ह हो जाता है, तो हिंदू, तो जैसे सिंधु का हिंदू हो गया, यानी स का ह हो जा रहा है। तो जो बच्चन सिंह हैं वो कहते हैं कि अगर आप ईरानी में बात करें, तो ईरानी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स से शुरू होते हैं और वो उनका उच्चारण भी स ही होता है, उसका ह नहीं होता। तो फिर वो वाले शब्द कैसे हैं? अगर उनके भाषा में अगर ये स का ह हो जाता, तो ये शब्द देखने को कैसे ही मिलते। इसके सिवा स से आरंभ होने वाले, देखिए, इसके सिवा स से आरंभ होने वाले या स युक्त सैकड़ों ऐसे शब्द फारसी में हैं जिनके समानांतर भारतीय भाषाओं के शब्दों ने स का स्थान ह को दे दिया है। इससे सिंध का हिंद ईरान में बना या भारत में, इस समस्या पर प्रकाश पड़ता है। ठीक, तो ये हमने रामविलास शर्मा जी ने जो बातें बताई वो हमने देखी। उन्होंने विस्तार से बताया है कि स का ह में परिवर्तन कश्मीर में मिलता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में सभी है और उसके स्थान पर ह भी उच्चारित होता है। इससे ध्वनि होता है कि ह ध्वनि जो यहाँ की किसी प्राकृत में स के लिए उच्चारित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई। फिर तो ईरानियों ने सप्त को हप्त और असुर को अहुर कहना आरंभ किया। रामविलास जी ने सह संबंधी जिन मान्यताओं का खंडन किया है वह सही है। उर्दू का कोई कोश इसे प्रमाणित करने में समर्थ है, पर यह अनुमान सही नहीं मालूम पड़ता कि किसी प्राकृत की ह ध्वनि जो स के लिए उच्चारित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो और सिंधु देश में स से उच्चारित होने वाले शब्दों को ह कर दे। ठीक, यानी जो बच्चन सिंह हैं वह कहते हैं कि जो रामविलास जी कहते हैं, इन मान्यताओं का खंडन करते हैं, और साथ ही कहते हैं कि अगर आप कश्मीरी में देखोगे तो वहाँ पर स का ह परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये कश्मीर से ये भाषा ईरान में पहुंची हो और वहाँ के शब्दों में भी बदलाव हुआ हो इसके अनुसार। ठीक, अब आगे देखिए। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कोई सभ्यता थी। उसके सभ्य लोग सिंध को हिंद, सप्त सिंध को हत बिंद बोला करते थे। कुछ दिनों तक वह भाग ईरानियों के अधिकार में था। ईरानियों को ये शब्द यहीं से मिले, उन्होंने इन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। आर्यों ने, यहाँ आर्य होगा, आर्यों ने हिंद को सिंध कह दिया हो तो आश्चर्य नहीं। कुछ लोग इस प्रवृत्ति को ब्राहोवी से जोड़ते हैं। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवा 531 से 589 ने वज्ररोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था। इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को जवाने हिंदी कहा गया है। यहाँ पर जवाने हिंदी का अर्थ संस्कृत है। ठीक, 1227 में मिनहाजुस की पुस्तक हबकाते नासरी में बताया गया है कि जबान हिंदी में
बिहार का अर्थ मदरसा होता है, यहाँ जवान हिंदी का अर्थ पाली या अपभ्रंश होगा। प्रसिद्ध घुमक्कड़ इब्न बतूता जिस 1333 रेहला इब्न बतूता में लिखता है, यानी जो इब्न बतूता की पुस्तक है वह रेहला इब्न बतूता है में लिखता है, किताबत अलावाज अलजतरात, दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। यानी जवान हिंदी का स्पष्ट अर्थ है हिंद के रहने वालों की भाषा, पर इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है, यह निश्चित ही उत्तर भारत की कोई बोली रही होगी। ठीक, यानी जो इब्न बतूता है जब वो आता है, जब उसने हिंदी में लिखा हुआ है, तो बच्चन सिंह कह रहे हैं कि उसने जो हिंदी में लिखा होगा वो जरूर जो उत्तर भारत की कोई हिंदी बोली रही होगी। अब आगे देखिए, ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदुई हिंदवी हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के लिए भिन्न भिन्न समय में हुए कवि। अब यहाँ पर जो इतना संपूर्ण उन्होंने जब बच्चन सिंह जी ने ये सब बताया, सभी मत उन्होंने प्रस्तुत किए, जिसमें रामविलास शर्मा जी का भी और हिंदी के संबंध में जो भी ईरानियों का कहना था वो सभी बताने के बाद अब हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इनकी भी आलोचना दृष्टि अगर आप शुक्ल जी का इतिहास पढ़ोगे तो शुक्ल जी भी ऐसे ही प्रश्न उठाते हैं। पहले वो सारे खंडन मंडन करेंगे, फिर उसके बाद ही स्वतः उसका जो सारांश है वो बताएंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से जो बच्चन सिंह है वो सारांश के रूप में बता रहे हैं कि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदुई हिंदवी हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के लिए भिन्न भिन्न समय में हुए, कभी ब्रज के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेलखंडी के लिए, कभी लाहौरी और कभी देहलवी के लिए। जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है, तुर्की अरबी हिंदी भाषा जेते आहे, जेह मोह मारग प्रेम कर सबे सराहे ताहे। यहाँ पर हिंदुई अवधि है, जायसी इसी को भाषा भी कहते हैं। ठीक, यानी जहाँ पर जो इस अगर आप दोही में बात करोगे तो जो हिंदुई शब्द है वह अवधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक, और आपको इतना तो पता ही होगा कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो अवधी क्षेत्र के कवि हैं, उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की वो अवधी भाषा में की हैं। तो अगर वो हिंदुई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अवधि के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, जैसे आदि अंत जस गाया अह लिखि भाषा चौपाई कहे। जो लोग हिंदी को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। ठीक, अब जो बच्चन जी हैं, अब वो देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो लोग हिंदी को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, यानी हिंदी केवल खड़ी बोली नहीं है। अगर आप हिंदी की बात करो तो खड़ी बोली भी है, वो राजस्थानी भी है, वो बुंदेलखंडी भी है, वो छत्तीसगढ़ी भी है, वो बिहारी हिंदी भी है। तो यानी ये सभी भाषाओं का समुच्चय है तब हिंदी बनती है। अगर कोई कह रहा है कि सिर्फ खड़ी बोली ही हिंदी है तो वो दिग्भ्रमित है। और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। यानी जो कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी का इतिहास कोई ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 80 साल है या 100 साल पुराना है, तो उन्हें अपने इतिहास बोध या उन्हें अपना इतिहास नहीं मालूम है। अपने भेदवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदवी और हिंदुई को हिंदुओं की भाषा कहते हैं और हिंदी को मुसलमानों की भाषा। इन लोगों को ईसा की रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए थी, उसी में लिखा है, कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। ठीक, यानी जो अब वो हिंदी के संबंध में जो हिंदी और उर्दू का विवाद किस प्रकार से चला, तो उसी के ओर इशारा करते हुए जो उसी भेदभाव के या उसी दृष्टिकोण को बच्चन जी किस प्रकार से दिखा रहे हैं कि आप उससे ज़्यादा नहीं, जो रानी केतकी की कहानी है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ईसा अल्लाह ने क्या लिखा है कि कहानी ऐसी कही है कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर आप हिंदी साहित्य से जरा भी जुड़े हैं तो इस पंक्ति को आप जल्दी ही पहचान लोगे। यह तो हिंदवी की बात हुई। नूर मोहम्मद अवधी को हिंदी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ नूर मोहम्मद कौन है? दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट या किसी भी हिंदी साहित्य के वनडे एग्जाम या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर हिंदी साहित्य में अगर कोई नाम आता है, जैसे हम अभी साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं, जैसे अगर ये यहाँ पे शब्द आया हुआ है नूर मोहम्मद, अगर किसी भी लेखक का कवि का नाम आता है तो तुरंत तुम्हें उसके संबंध में पता होना चाहिए। ठीक है,
आप इतने एक्टिव तो रहिए। जैसे नूर मोहम्मद है, तो नूर मोहम्मद कौन है और इनका समय काल क्या रहा है, रचना काल कौन सा रहा है, इनकी रचना कौन सी रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी नूर मोहम्मद शब्द आया, तो नूर मोहम्मद कब के कवि हैं, तो ये हमारे भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में भी किस शाखा के कवि हैं, तो सूफी काव्य के कवि हैं। और नूर मोहम्मद की अगर रचना की बात करें तो अनुराग वांसी इनकी रचना का नाम है। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए। ठीक। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। हिंदू मग पर पाँव न राखो, काजो बहुते हिंदी भाखो। नूर मोहम्मद से 21 वर्ष पहले गिरधर राय ने 1743 हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजी के लिए किया था। हिंदी माह फकीर के अक्षर लागे तीन। ठीक। यानी जो गिरधर कविराय हैं, ये हिंदी शब्द के लिए ब्रजी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रज के लिए किया है, जिसमें उनका दोहा है कि हिंदी माह फकीर के अक्षर लागे तीन। यह देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी है। मीर भी अपनी भाषा को हिंदी ही कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे जो प्रसिद्ध जो शायर हैं मीर, तो जो गालिब के समकालीन हैं। और अगर मैं अपनी बताऊं तो गालिब और मीर मेरे दोनों अच्छे शायर हैं। मीर को भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छे शायर हैं। कभी समय मिले तो आप भी देखिएगा, सर्च कीजिए। तो देखिए उनका एक इसमें शेर है कि क्या जानूं लोग कहते हैं किसको सरूरे कल्ब, आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी जबां के बीच। ठीक है। तो वो भी उस समय हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा जो उर्दू शब्दावली है, जो अरबी फारसी शब्दावली है, उसका इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक। देखिए कि दक्षिणी हिंदी के कवियों के बारे में भी भ्रम फैलाया गया है कि वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, हिंदवी नहीं। वहाँ पर शेख अहमद जैसे कवि भी हो गए हैं। उन्होंने लिखा है, जवां हिंदी हिंदवी मुझ हूँ होर देहलवी, ना जानू अरब होर अजब मसनवी। अतः यह स्पष्ट है कि हिंदी, हिंदवी और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं 13वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त होने लगे थे। ठीक। अब यहाँ पर जो बच्चन जी हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदी में कोई नए नाम थोड़ी है। जब आधुनिक काल का आप शुरुआत मानोगे, जब आप 1700 1800 के आसपास से जब देखोगे हिंदी में, तो हिंदी, हिंदवी और हिंदवी शब्द ये अभी से नहीं आ रहे हैं। बच्चन जी कह रहे हैं कि वो 12वीं 13वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त होने लगे थे। यह कहना कि अमुक शब्द हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होता था और अमुक शब्द मुसलमानों द्वारा अनैतिहासिक और शरारतापूर्ण है। ठीक। इधर हिंदी उर्दू के रिश्ते को लेकर पुनः बहस आरंभ हो गई है। हिंदी और उर्दू एक ही जाति का साहित्य है या दो जातियों का? हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं, इस बहस के पीछे भी सांप्रदायिक तत्वों और हिंदी उर्दू के कुछ अकादमिशियनों का हाथ है। उर्दू शब्द का आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। ठीक है। अब जो बच्चन जी हैं वो हिंदी और उर्दू विवाद को समझाते हुए कहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है। ठीक है। अगर आप हिंदी और उर्दू की कविता की जो भाषा है उसमें आप अंतर अवश्य पाएंगे, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। ठीक है। यानी इनकी जो शैली यानी स्टाइल में अंतर है, न कि भाषा में। ठीक। कथा साहित्य का जहाँ तक संबंध है दोनों का अंतर बहुत कम है, व्याकरणिक दृष्टि से दोनों एक हैं। ठीक। अगर किसी का व्याकरण मिल रहा है तो वो अलग हो ही नहीं सकती। अगर कोई भाषा बनती है तो उसका व्याकरण भी अलग होता है। क्योंकि उर्दू और हिंदी का व्याकरण एक है, तो इसीलिए ये दोनों एक ही हैं। हाँ, इनकी शैली में अंतर है, इनकी शब्दावली में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक। अब देखिए, हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट की देखरेख में हुआ। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू जी लाल को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के नौकर थे। ठीक। यानी जो उर्दू को यामिनी किसने कहा है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जो उर्दू भाषा है उससे यामिनी किसने कहा है, तो वो लल्लू लाल जी ने कहा है। उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। इसी नीति के तहत उन्होंने लिखा, सो पाठशाला के लिए महाराज धीराज सकल गुण निधान, पुण्यवान महाजान मार कोइस बल जल,
गवर्नर जनरल प्रतापी के राज्य में श्रीयुत गुणगाह के गुणयन सुखदायक जान गिलक्रिस्ट की आज्ञा से संवत 1860 में लल्लू जी लाल कवि आगरे वाले ने, जिसका सार ले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कर नाम प्रेम सागर धरा। इस औपनिवेशिक नीति के परिणाम से सब परिचित हैं। ठीक, यानी जो बच्चन जी हैं वो कह रहे हैं कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वह एक राजनीतिक कारण रहा है। ठीक है, अब देखिए, हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है पर बोलचाल की भाषा एक है। दोनों की अपने मूल स्रोत से प्रेरणा लेती है। अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चन जी हैं वो अब आ गए हैं एक तरीके से सारांश दे रहे हैं कि हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है पर बोलचाल की भाषा एक है। दोनों ही अपने मूल स्रोत से प्रेरणा लेती हैं। उर्दू का भविष्य हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में है। वह उसी तरह हिंदी भाषा व्यवस्था का अंग है जैसे बोलचाल की अन्य बोलियां और भाषाएं। बोरिस क्यूएब द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्र भारत जाति तथा भाषाई समस्या में एक स्थान पर लिखा गया है, उपरोक्त सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में उर्दू भाषा इस समय स्वयं स्वयं अपनी जाति भाषा व्यवस्था का निर्माण नहीं करती है। वह विशेष क्षेत्र में यह साहित्यिक भाषा हिंदी जातीय भाषा व्यवस्था के एक संगठक अंग को प्रतिनिधित्व करती है। आरानिकोव ने स्पष्ट लिखा है, एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जात के सभी लक्षण और सर्वोपर एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता। अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्क संगत और वैज्ञानिक है। ठीक, तो यहाँ पर जो बच्चन जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो उर्दू साहित्य है और जो हिंदी साहित्य है वो दोनों हमें हिंदी साहित्य में ही रखने चाहिए। उर्दू साहित्य का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य के अंग के रूप में ही रखें हम, यही तर्क संगत है और वैज्ञानिक है। ठीक, तो दोस्तों हमने जो हमारा टॉपिक था हिंदी भाषा, हिंदी जाति और हिंदी साहित्य, तो ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो अपभ्रंश काल में बच्चन सिंह जी आगे अपभ्रंश काल को लेकर चलते हैं उस पर। ठीक, अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचना है। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये हिंदी साहित्य अगर आप मेरे साथ लाइन बाय लाइन ऐसे ही पढ़ते चलोगे थोड़े थोड़े एक एक टॉपिक के हिसाब से डेली, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ लिया। और जो तथ्य इसमें मुख्य रूप से दिए हुए हैं, जो परीक्षा के पॉइंट रिव्यू से महत्वपूर्ण हैं, वो कब आपको याद हो गए वो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।